चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके संग एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। सबसे पहले जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हम पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार हमें एक रीकैप करना पड़ेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो फ्रेंड, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कई बार दोनों को पढ़ने में सेम सा लग रहा होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब यह है कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई, लेकिन उसके दरमियान तुरंत एक नई फर्म क्रिएट भी हो गई। तो ये सारी चीज हम चेंज इन रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इन सभी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एबीसी 5:3:2 के रेशो में काम कर रहे थे, नाउ अब वो इक्वली काम कर रहे हैं। यानी 5:3:2 की फर्म जो थी वो खत्म हो गई, लेकिन एक नई फर्म जिसमें एबीसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो शुरू हो गई। हाथ क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन सर, ए और बी ओल्ड पार्टनर है, सी पार्टनर नया आ रहा है, तो एबी की जो पार्टनरशिप फर्म थी वो खत्म हो गई, लेकिन उसके तुरंत साथ में ही एबीसी की एक नई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो गई। एबीसी बी यहां पे एक्सपायर हो गया, तो एबीसी की फर्म यहां खत्म हो गई, लेकिन बी एक्सपायर हुआ तो ए और सी की फर्म कंटिन्यू हो गई। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अनफॉर्चुनेटली बी एक्सपायर हो गया तो सेम कंसेप्ट। तो मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। और डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म का मतलब है कंप्लीटली वाइंड अप, फर्म का वाइंड अप होना। कंप्लीटली वाइंड अप होने का मतलब फर्म खत्म हो रही है, लेकिन उसकी जगह कोई नई फर्म नहीं बन रही, कंप्लीटली क्लोज डाउन। बताइए, ये बात समझ आई? डिफरेंस समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमारे यहां पे आ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। तो जैसे कि मैंने भी आपको मतलब समझाया, तो उन बेसिस पे हम कुछ डिस्टिंग्विश यहां पे कर सकते हैं। सर, वाउंड अप, सर ध्यान करिए, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में हमारी फर्म वाउंड अप नहीं हो रही, कंप्लीटली बंद नहीं हो रही, लेकिन सर यहां पे हो रही है रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट। तो अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। आप इसमें क्या बनाते थे सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें एसेट्स की रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज को रीअसेस करते थे। लेकिन सर यहां तो आप बेचोगे प्रॉपर्टी को, जो एसेट्स का बेचोगे, लायबिलिटीज को पेड ऑफ करोगे, तो उसलिए वर्ड क्या यूज करा जा रहा है? रियलाइजेशन, कि एसेट्स को रियलाइज करोगे, लायबिलिटीज को पेड ऑफ करोगे। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू काम होता था, अब वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू काम होगा। तो आपको इसमें रियलाइजेशन अकाउंट देखने को मिलेगा बजाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला सर, फाइनल क्लोजिंग ऑफ बुक्स। ऑफ कोर्स सर, इसमें तो फाइनल क्लोज हो जाएगी ना, कि फर्म बंद हो रही है, लेकिन सर इसमें फाइनल क्लोजिंग थोड़ी ना हो रही थी, इसमें तो कंटिन्यू चल रही थी फर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे फाइनल क्लोजिंग नहीं हो रही थी, लेकिन यहां पे फाइनल क्लोजिंग हो जाएगी। इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट कोई दखलंदाजी कर सकता है क्या? सर आप बताइए, कोर्ट कैसे कह देगा कि एबीसी की 5:3:2 की रेशियो है, तो कोर्ट से कैसे ऑर्डर ले सकते हो? नहीं जी, आप अपनी रेशियो इक्वल करिए। कोर्ट कैसे ऑर्डर कर सकता है कि एबीसी दो पार्टनर्स हैं, तो कहेगा सी को तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा? कोर्ट कैसे ऑर्डर कर सकता है कि एबीसी है तो बी को चलो रिटायर कर दिया? तो इंटरवेंशन नहीं कर सकता कोर्ट। तो यानी कि यहां पे आपको कोर्ट की कोई इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे हैं जहां पे कोर्ट इक्विटेबल बेसिस पे कानूनी दायरे में रहकर ये कह सकते हैं कि फर्म को डिसोल्व करो। और अभी बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से शायद मैं आपको पढ़ाऊंगा वो, ठीक? यानी कोर्ट का इंटरवेंशन यहां पे हो सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, सर यहां जो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट है सर, वो एसेट्स को रिवैल्यूएट और लायबिलिटीज को रीअसेस करके हो रहा है। अब सर यहां कैसे होगा? रियलाइज करके। कैसे? सर लैंड एंड बिल्डिंग है, 20 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, 20 लाख, आपने उसे सोल्ड कर दिया 22 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो रियलाइज करके हुआ। सर क्रेडिटर है 80,000 के, आपका 75,000 पे करके काम चल गया, 5,000 कम में काम चल गया, फायदा है, रियलाइजेशन। यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो आएगा यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। बैलेंस शीट, सर यहां तो बैलेंस शीट बनाते थे ना, आपने सारे केस पढ़ा चुका हूं मैं। चेंज इन रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ, तो बैलेंस शीट बनती थी। सर जब यहां पे फॉर्म ही नहीं बची तो किसकी बैलेंस शीट बनाओगे?
जब फर्म ही डिसॉल्व हो गई तो बनाओगे किसकी, यानी इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं होगी सर। अब आता है कैश बुक। कैश बुक इज अ वाइड टर्म, यानी कैश अकाउंट बैंक अकाउंट दोनों आ गए। तो सर इसमें तो कैश और बैंक की बैलेंसिंग फिगर होती थी और वो कहां डालते थे, बैलेंस शीट में। तो यानी कि रेजुलर फिगर जो हम डालते थे बैलेंस शीट में डालते थे। सर यहाँ पे फर्म डिसॉल्व खत्म, तो जैसे वहां पर हमारी बैलेंस शीट अगर मैच करती थी इनमें, कहीं ना कहीं तसल्ली होती थी ना, शायद जहां तक उम्मीद है सर 90% चांस यही है, क्वेश्चन ठीक करा हमने भाई। यहां बैलेंस शीट मिलती थी तो हमें ये लिखते थे ना कि 95% 90% ये हमारा क्वेश्चन ठीक ही होगा, शायद ही कोई गलती निकल जाए तो अलग बात है। ठीक हो गया। ऐसे सर यहाँ पे क्या होगा, जो कैश है बैंक है उसकी कोई रेजुलर फिगर नहीं होगी, वो टैली होगा। फिर जब फर्म डिसॉल्व हो गई तो फर्म के पास कोई सरप्लस पैसा नहीं बचेगा, कोई सरप्लस फंड नहीं बचेगा और ना ही कोई शॉर्टेज होगी, यानी कैश बैंक क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे, तो कोई रेजुलर फिगर नहीं बचेगी। तो जब क्या, जैसे उसमें बैलेंस शीट पे जो सकून मिलता है टैली होने के बाद, वो सकून आपको इसमें जब कैश या बैंक अकाउंट जब टैली होगा तब आपको वो सकून मिलेगा कि हाँ हमारा क्वेश्चन ठीक है। पूरे से समझ आई मेरी बात, क्लियर। आता है मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, किस किस तरीके से हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, सबकी रजामंदी से। सर सबकी रजामंदी से कभी भी डिसॉल्व कर लो फर्म को, ठीक है ना जी। तो इधर म्यूचुअल कंसेंट सभी पार्टनर्स की, और अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। भाई सभी ने कह दिया कहानी खत्म, फर्म डिसॉल्व हो रही है, कोई इशू नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट पहले ही पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था जी, कि जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म हम बना रहे हैं, मान लीजिए 4 साल के लिए 5 साल के लिए वट जो भी कहानी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फर्म डिसॉल्व हो रही है। ठीक हो गया जी। सॉरी, तो सर कॉन्ट्रैक्ट तो पार्टनर्स के बीच में होगा, या फर्म के बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, तो उन पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना कि फर्म इस बेसिस पर डिसॉल्व होगी। ठीक हो गया। चलिए जी अगला, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कोई ऑप्शन नहीं है सर, मजबूरी लगाओ कुछ लगाओ, लेकिन यहां फर्म को डिसॉल्व होना पड़ रहा है। उसका रीजन क्या है सर, व्हेन ऑल द पार्टनर्स फर्म इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, या एक को छोड़ के बाकी इंसॉल्वेंट हो गए। अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म कैसे चलाएंगे। एबीसी 3 पार्टनर से, मतलब बी और सी इंसॉल्वेंट हो गए, ए सॉल्वेंट है, तो अगर ए फर्म को कैसे कंटिन्यू चला सकता हो, तो इंडिविजुअल हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमने 11th में पढ़ा, तो पार्टनरशिप फर्म तो नहीं बची, तो यानी इस केस में पार्टनरशिप फर्म को खत्म ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बची। ड्यू टू एन इवेंट विच मेक्स द पार्टनरशिप फर्म अनलॉफुल, कुछ ऐसा हो गया कि पार्टनरशिप फर्म अनलॉफुल हो गई। सर जो मेडिसिन की जो लाइन है, तो आपको पता है ड्रग्स वगैरह मेडिसिन में बहुत यूज होती है। ठीक हो गया सर। अब पता चला सर एबीसी 3 पार्टनर्स हैं सर, और वो पता चला किसी पर्टिकुलर ड्रग में काम कर रहे थे मेडिसिन के अंदर, और पता चला जी वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी। काफी सारी, अगर आप ध्यान करोगे गूगल पे सर्च मारोगे तो आपके पास आ भी जाएगा, ना कौन कौन सी मेडिसिन पे बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। कईयों के साइड इफेक्ट बाद में नजर आए और पता चला गवर्नमेंट ने बैन कर दिया जी ये मेडिसिन इंडिया में नहीं चलेगी। ठीक हो गया। तो पता चला जी किसी मेडिसिन का ये काम करते थे, पार्टनरशिप फर्म में चलाते थे, और पता चला जी वो बैन कर दी। अब चाह के भी कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि इलीगल हो गई, अनलॉफुल हो गई, कि आप काम करेंगे तो अनलॉफुल है, तो कंपल्सरी डिसॉल्व हो गई। सर बताइए बात समझ आती है। तो यानी ऐसी कुछ कहानी जिसकी वजह से उन्हें कंपल्सरी सर फर्म को डिसॉल्व करना पड़ा। सर अगला, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, कुछ कंटिजेंसी ऐसी हो रही है जिसकी वजह से फर्म को डिसॉल्व करना पड़ रहा है। जैसे ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टर्म फिक्स, टर्म फिक्स कर रखी थी वो टर्म खत्म हो गई सर। ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, सर यहां पे देखिए एबीसी 3 पार्टनर्स मान लीजिए, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया मेट्रो स्टेशन को बनाने का, कि जी मिलकर मेट्रो स्टेशन बनाएंगे, ठीक है जी, जो नफा नुकसान होगा बांट लेंगे आपस में। अब मेट्रो स्टेशन को बनाने के अंदर सपोज कर 2 साल 4 साल 6 साल मान लीजिए, वट जो भी है वो लग रहे हैं मान लीजिए। मेट्रो पिलर वगैरह बनाना थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, लेकिन मेट्रो स्टेशन को बनाने में टाइम लगता है सर। अब इन्होंने पार्टनरशिप बनाई सर इस वेंचर के लिए,
अब ये कंप्लीट हो गया सर, तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई फर्म उसके बाद। ठीक है जी, तो यानी मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो गया, तो यानी वेंचर कंप्लीट, ऑब्जेक्ट कंप्लीट, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अब ये ध्यान से सुनना सर, मैंने कहा एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली यहां सी एक्सपायर हो गया, तो अगर ए भी फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सी के एग्जीक्यूटर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फर्म कंटिन्यू होगी, अदरवाइज फर्म क्या होगी, डिसॉल्व। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और स्टूडेंट गलत जवाब भी करते हैं कि अगर कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है तो उसको क्या होगा, फर्म डिसॉल्व होगी या नहीं होगी, तो डिसॉल्व होगी फर्म, क्योंकि पार्टनर एक्सपायर होने पे फर्म कंटिन्यू केवल तब होगी जब रिमेनिंग पार्टनर तैयार हो और उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके एग्जीक्यूटर तैयार हो, नहीं तो फर्म कंटिन्यू नहीं हो सकती। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर से बता चुका हूं, ऊपर भी गया है हमारा कि पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो उस केस में हो जाएगा सर। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, तो पार्टनरशिप डीड में इस तरह का प्रावधान दे रखा है कि जी नोटिस दे देंगे तो फर्म को डिसॉल्व होना पड़ेगा, तो अगर किसी पार्टनर ने नोटिस दिया तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी सर। ये आगे से दोबारा से डिसोल्यूशन बाय कोर्ट जो मैं आपको बता रहा था, नहीं तो एक बार तो सुनने में लगता है ना, अच्छा कोर्ट कैसे डिसॉल्व करा सकती है किसी प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म को, सुनने में तो एक बार में यही आता है ना सर, कोर्ट कैसे, सरकार कैसे बंद करा सकती है, तो वो सुनिए सर कि कोर्ट किस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा सकती है सर। तो देखिए जी, पहला केस, ड्यू टू परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर, ये एक पार्टनर की कैपेसिटी जो है कंप्लीटली खत्म हो रही है, वो इनकैपेबल हो रहा है, उसके रिप्रेजेंटेटिव या वो खुद जब वो कैपेबल है और वो कोर्ट में पेटिशन डालता है कि जी मैं इनकैपेबल हूं, या उसके रिलेटिव डालते हैं इनकैपेबल है और वो कहते हैं जी फर्म को डिसॉल्व करवाना चाहते हैं और उसके लिए वो कोई सॉलिड ग्राउंड दे देते हैं, तो फर्म उस केस में डिसॉल्व हो सकती है आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ड्यू टू मिसकंडक्ट बाय ए पार्टनर, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ए कंटिन्यूसली फर्म को मिसकंडक्ट कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, अपनी कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो फर्म के अगेंस्ट में है। अगर रिमेनिंग पार्टनर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में अगर वो प्रूव हो जाता है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि फर्म डिसॉल्व होगी। ड्यू टू विलफुल परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय ए पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है सर, ए बी और सी। एग्रीमेंट ये है कि भाई सेल जो करेगा वो केवल ए करेगा, परचेज केवल बी करेगा, हमारी बात समझे, सी जो करेगा मार्केटिंग करेगा सर, ऐसे इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बात समझ आ रही है, क्लियर। अब पता चला जी बी ने किसी आउटसाइडर को गुड सोल्ड आउट कर दी, बी ने किसी आउटसाइडर को गुड सोल्ड आउट कर दी, आउटसाइडर ने गुड फेथ में वो खरीद ली, तो क्या क्वेश्चन आता है, क्या फर्म उससे कॉन्ट्रैक्ट को वर्ड कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है, नहीं। कस्टमर को क्या पता भैया ये नहीं बेच सकता, वो तो खरीद रहा दुकान पे, उसका क्या गलती है, चलिए जी उन्होंने छोड़ दिया ए और सी ने, पता चला फिर बी ने फिर ये काम कर दिया, फिर ये काम कर दिया, फिर ये काम कर दिया, ये मान ही नहीं रहा, और पता चला जी ए और सी ने परेशान हो गए, कोर्ट में पिटीशन डाल दी, तो कोर्ट इस बात पे डाल सकता है कि हाँ भाई तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे जा रहे हो बार बार। ये क्या एग्जांपल दिया है, कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को लगातार कोई पार्टनर ब्रीच कर रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर अगर पिटीशन डालते हैं तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि हाँ जी डिसॉल्व करिए फर्म को, तो खत्म होने, पार्टनरशिप खत्म होने का तो डिसॉल्व है। बड़ा बात नहीं समझ रहे, मैंने क्या कहा, आप मेरी वर्ड्स को दोबारा सुनिए, मैंने कहा डिसॉल्व कर सकती है, तो रिमेनिंग पार्टनर अगर कोर्ट में गए हैं तो वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे ना, तभी तो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने उनकी बात को मान लिया, तो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर रहा है कि हाँ जी ठीक है जी। परमानेंट इनकैपेसिटी सर, मान लीजिए 1 मिनट के लिए एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, खुदा ना करे एक कहीं कुछ क्रॉसिंग करा था, पैर कट गया, हाथ कट गया, परमानेंट पागल हो गया, पॉसिबल है ना। तो अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए पहले वाले केस में हैंडीकैप हो गया,
तो वो कोर्ट में ऑर्डर लगाओ, कोर्ट में पिटीशन डाल रहा है कि फर्म को डिसॉल्व करवाइए। तो मैंने ये नहीं कहा कोर्ट ऑर्डर करेगा डिसॉल्व की, कोर्ट में ऑर्डर, अगर उसकी बात से सेटिस्फाइड होता है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं बार बार, मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट ऑर्डर करेगा, दैट इज अ डिफरेंस। ठीक हो गया? तो कोर्ट को अगर बात सही लगती है तो ये काम हो सकता है। सर अनसाउंड माइंड हो जाए, पागल हो जाए, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। ट्रांसफर द होल इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टनर। सर ध्यान दीजिए, मैंने कहा ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। सी ने अपना पूरा इंटरेस्ट यानी कैपिटल वगैरह वटेवर जो भी है वो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया डी को, और पता चला जी ए और बी के डी के संग बनती नहीं है या कोई समस्या कोई भी प्रॉब्लम है, तो ए और बी इसके अगेंस्ट में कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं। हाँ, बात को समझो, आप ध्यान गहराई में जाइए। मैंने कहा इसने पर पूरा इंटरेस्ट डी को ट्रांसफर कर दिया कि भैया मेरे आगे से जो कैपिटल है प्रॉफिट है सब कुछ तेरा होगा। अब ये तो ए बी की हेडेक है ना, कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे इस बात को? अगर प्रूव कर दिया तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इस बात के लिए। ड्यू टू परपेचुअल लॉसेस टू दी फर्म, लगातार फर्म को नुकसान हो रहा है लगातार। अब पता चला एबीसी तीन पार्टनर है, पता चला ए और बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सी कह रहा भैया मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ए और बी मान के नहीं दे रहे। तो सी पता चला कोर्ट में चला गया, पिटीशन डाली, जी फर्म लगातार नुकसान में जा रही है फिर भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर कोर्ट यहाँ पे सही लगेगा तो वो फिर से फर्म को डिसॉल्व का वो दे सकते हैं। मैम जो आप कह रहे हो वो पार्टनर रिटायर हो जाए, आप बात को समझ रहे हो सकता है अगर रिटायरमेंट की कहानी हो तो उसकी भी तो अपनी लेटनेस है कि एबीसी तीन पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, पता चला जो उसका अमाउंट है वो लोन में ट्रांसफर कर दिया, और पता चला उसका लोन का बैलेंस डिस्चार्ज करके नहीं दे रहे, वो कर सकता है लोन, लेकिन वो कोर्ट के पास जाकर डिसॉल्व भी तो कर सकता है ना, तो वो देखेगा उसको रिटायर होना है या डिसॉल्व करवाएगा। तो अगर वो डिसॉल्व की पिटीशन डालता है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, मैं ये बता रहा हूं, ऑप्शन है उसके पास। ड्यू टू एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, इसके अलावा और कोई भी जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड हो सकता है कि जब कोई पार्टनर या पार्टनर्स कोर्ट को कन्विंस कर सके कि हाँ जी डिसोल्यूशन एक बेटर वे है बजाय फर्म को कंटिन्यू करने के, तो कोर्ट ऑर्डर यहां करके फर्म को बंद करवा सकता है, डिसॉल्व करवा सकता है। अगला पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पढ़ा रहा है हमें सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो अकाउंट्स को सेटल करना है। अब वो सेटल करने में मेनली दो चीजें आती हैं हेडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस और एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। ट्रीटमेंट लॉसेस का मतलब अगर फर्म को जो लॉसेस हो रहे हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाएगा। सबसे पहले अगर कोई लॉसेस हो रहे हैं तो वो आप मीट आउट करोगे पुराने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व से। भाई पहले के प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, तो उनसे लॉसेस को मीट आउट कर सकते हो आप। अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो बारी आ जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल की, कि पार्टनर्स ने जो फर्म में कैपिटल लगा रखे फिर उससे लॉसेस को मीट आउट करो, यानी लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे। ठीक हो गया जी। अगर बाय चांस उसके बाद ही बात नहीं बनती तो जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो उसके बाद ये होगा कि पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और अमाउंट लेकर आना पड़ेगा, प्राइवेटली फर्म को देना पड़ेगा ताकि वो लॉसेस को मीट आउट करा जा सके, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। हाँ ऑफ कोर्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी पे ये रूल नहीं लगेगा ऑफ कोर्स। चलिए जी अगला आता है सर एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा अजीब सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन समझ में बड़ी जल्दी आएगा आपको। अजीब सा एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपको अपने किसी फ्रेंड को भगाना है या कुछ भागना है और भाग के देने को तैयार नहीं हो रहा हो, आपको पता चला वहां पे 3 to 4 डॉग्स आसपास में है, आपने उसको एक थैली पकड़ा दी या उसके हाथ में बांध दिया, कहीं बांध दी, और पता चला उसके अंदर कोई नॉन वेज था। छुट्टी ना हंसी आपकी, क्योंकि उस नॉन वेज को वो कुत्ते ऐसे तोड़ेंगे, वो कहेगा मेरा, वो कहेगा मेरा, वो कहेगा मेरा, और उसको नॉन वेज को छींटते झपटते उसको भी पकड़ ले तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आप सुनिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है
तो जो फर्म की एसेट्स है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, लैंड क्या, बिल्डिंग क्या, प्लांट क्या, मशीनरी क्या, फर्नीचर क्या, फिक्सचर क्या, जो भी ऐसे बिक सकते हैं बेचेंगे, उससे पैसा आएगा। अब जब फर्म के पास पैसा आ रहा है तो फर्म को तो पेमेंट देनी है, तो वहां एक तमाशा मचेगा, वो कहेगा पहले मुझे, वो कहेगा पहले मुझे, वो कहेगा पहले मुझे, वो कहेगा पहले मुझे। तो सर कोई तो एक लीगल वे, एक लीगल प्रोसीजर होगा कि भाई अगर उस लीगल प्रोसीजर से अगर आप पेमेंट करते हैं तो किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। बताइए बात सुनने आई है, तो वो लीगल प्रोसीजर समझा रहा हूं। तो सबसे पहले आप पेमेंट करेंगे सर सिक्योर डेट्स, यानी ऐसे जिनको आपने कोई सिक्योरिटी दे रखी थी और उसके बाद उनसे कोई लोन ले रखा था, सबसे पहले उनकी पेमेंट होगी। नहीं सर, फिर आता है अनसिक्योर्ड डेट, जो आपने बिगर किसी सिक्योरिटी के लोन ले रखे हैं, फिर आप उनकी पेमेंट करोगे। जनरली बैंक से लोन ले रखे हैं सिक्योर होते हैं, अपने ताऊ चाचा भाई भतीजा वहां से जो लोन ले रखे होते हैं वो अनसिक्योर होते हैं जनरली, ठीक है जी। तो फिर आप ये करोगे अनसिक्योर्ड डेट, जैसे क्रेडिटर्स वगैरह इन सबको। फिर उसके बाद अगर पार्टनर ने किसी ने लोन दे रखा है फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म उसके बाद उसकी पेमेंट करेगी सर। अगर इनकी पेमेंट हो जाती है और पैसा सरप्लस बचता है तो पार्टनरशिप कैपिटल की पेमेंट होगी। इसके बाद भी अगर सरप्लस बचता है तो वो प्रॉफिट है, तो ऑब्वियसली वो बैलेंस पार्टनर्स के अंदर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ठीक है जी, करिए जी अटेम्प्ट, बताइए जी क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, ए बी सी सब पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2:3, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए तैयार है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर ए जो है वो चाहता है कि उसको पेमेंट पहले मिले, हिज लोन एज पेमेंट ऑफ कैपिटल टू पार्टनर, कि उसने अपने लोन को जो दे रखा है उसकी पेमेंट पहले मिले एज कंपेयर टू पार्टनर्स ऑफ कैपिटल। तो आपको ये बताना है सर, एब्सोल्युटली राइट। तो आप उसके आगे लिख देंगे एज पर सेक्शन 48, तो आपकी बात में दम आ जाएगा। सारी बात सुनने भाई, अगर आप डाल देते हैं कि एज पर सेक्शन 48 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एब्सोल्युटली राइट फॉर, कि उसका जो लोन है वो पहले रिपे करा जाए एज कंपेयर टू पार्टनर्स कैपिटल, आपकी बात में दम आ जाता है। 2 एबीसी से पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:4, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। सी वांट्स प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ हिज लोन एज कंपेयर टू पेमेंट ऑफ बैंक लोन एंड क्रेडिटर डिस्कस। अब यहां नहीं मिलेगा सर, क्योंकि पार्टनर्स का लोन जो है सिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट तीसरे नंबर पे है सर। तो अब आप ये बात लिख सकते हैं कि आउटसाइडर डेट जो पहले पेमेंट होगी एज कंपेयर टू पार्टनर्स लोन के, तो यहां पर उसकी बात नहीं मानी जाएगी। सी वांट्स प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ हिज लोन एज कंपेयर टू पेमेंट ऑफ मिसेस एज लोन, कि उसने कहा, सी चाहता है कि उसके लोन की पेमेंट पहले हो एज कंपेयर टू मिसेस एज लोन। माइंड इट, मैंने कहा ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो मिसेस है वो पार्टनर है, नहीं, वो आउटसाइडर मानी जाएंगी। ए बी सी अगर पार्टनर है तो मिसिस ए, मिसिस बी और मिसिस सी वो आउटसाइडर माने जाएंगे। तो सर यानी ये हो गया आपका आउटसाइडर लोन। तो सर आउटसाइडर लोन की पेमेंट पहले होगी एज कंपेयर टू पार्टनर्स लोन। चलिए, अब उसने सर इन सारे क्वेश्चन का जो मेन क्रक्स है वो क्या है कि पहले नंबर पे आपने कहा सर सिक्योर्ड जो डेट है वो पेमेंट होगा, दूसरे नंबर पे जो अनसिक्योर्ड आउटसाइडर डेट है सर वो पेमेंट होंगे, तीसरे नंबर पे पार्टनर्स का जो लोन है वो पे होगा, चौथे नंबर पे पार्टनर्स की कैपिटल आएगी और पांचवें नंबर पे बच गया तो फर्म में बटेगा सर। अब कोई भी क्वेश्चन उठा लो इस सीक्वेंस में सर, चाहे वो फर्स्ट उठा लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी उठा लो। अब जैसे उसने कहा एट द टाइम बैंक चाहता है कि उसको पहले पेमेंट मिले उसके लोन की एज कंपेयर टू पेमेंट ऑफ क्रेडिटर जो अनसिक्योर्ड है, ट्रू। मैं जनरली कुछ नहीं कह रहा, तो बैंक को मानते हैं ना सिक्योर्ड, तो आरबीआई की गाइडलाइन चलती है, तो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बैंक जो है जनरली सिक्योर लोन देगा। सारी बात समझे? तो इसका मतलब सर बैंक को प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू क्रेडिटर जो अनसिक्योर्ड है, तो इट्स ट्रू। तो सीक्वेंस वही है सेक्शन 48 की सारी। आ रही बात समझे? तो सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग ही हमें सारे जवाब यहां देने हैं। अब देखिए जी, अब एक अच्छी बात और बताने जा रहा हूं आपको। मान लीजिए आपने पहले, सबसे पहले जो पैसे आए, ऐसे कोई रिलाइज करी पैसे आए, आपने सिक्योर्ड डेट्स की पेमेंट कर दी।
उसके बाद आपके पास पैसे आए ऐसे यूटिलाइज करके 40,000 रुपीज, और अनसिक्योर्ड डेट के नाम पे आपका क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है सर। क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी है 30, बिल्स पेबल को देनी है 50। अब ये दोनों एक ही रैंक में है, अनसिक्योर्ड डेट। अब क्वेश्चन आता है 40,000 लाइज हुए और अगर आपने क्रेडिटर को 30 दे दिया, बिल्स पेबल को 10 दे दिए, तो ये 40,000 के बिल्स पेबल सर फोड़ जाए तो मेरे से मत कहना। क्यों? क्योंकि सर इक्विवेलेंट लेवल पे है। किस पे है? इक्वल लेवल पे। तो सर हमें तो कानूनी दायरे में कोई काम करना है ना, कि हमारे को कोई कुछ कह ना सके। समझ आगे मेरी बात? तो सर 30 और 50 कितना होता है सर? 80 टोटल। तो अगर 80 रिलाइज हो जाता है या मोर देन 80 तो कोई कलेश नहीं था। 30 इसको पे कर देते, 50 इसको पे कर देते, वो अपने घर खुश, हमारी फर्म अपने घर खुश। पर प्रॉब्लम क्या है? अमाउंट सफिशिएंट नहीं है सर। पार्टनरशिप अब तो खत्म पे ही है। रेशो कितनी है? 3:5। तो सर 3:5 में बांट सकते हो? ठीक कह रहा हूं? कितना आया? 15 और 25। तो सर 15 इसको पे करो, 25 इसको पे करो। अब कितना बैलेंस बच गया? 15 और 25 आया। आप समझे? क्लियर हो गया? तो यानी जो एक ही लेवल पे है और वहां पे अगर हमारा फंड एसेट्स को राइज करके आ रहा है और वो सफिशिएंट नहीं है, तो वो उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सफिशिएंट है तो पूरी पेमेंट हो जाएगी, और जो पैसा सरप्लस बचेगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए काम आएगा। ठीक है? अब मान लो अगर यही 40,000 अभी सिक्योर्ड की पेमेंट नहीं करी होती और सिक्योर लोन ही मान लो 4 होते और चारों का टोटल 40 से ज्यादा होता, तो फिर ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता। ठीक हो गया? आपके सामने क्वेश्चन है सर कि सर ए बी सी 3 पार्टनर्स है, कॉमन सेंस। ठीक है जी, कि ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं। रेशो कोई भी ले सकते हो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। 3:2:4 कोई भी रेशो। अब उसमें मिसिस ए ने लोन दे रखा फर्म को 20,000, पार्टनर बी ने लोन दे रखा 10,000, क्रेडिटर से पेमेंट देने 3,000, ऐसे स्लाइज हो गए सर 28,000 की। तो इसकी सीक्वेंस ऑफ पेमेंट क्या होगी ये लिख लीजिए सर। इसमें सबसे पहले आता है जो हमारी सीक्वेंस है, तो मैंने कहा जी सबसे पहले हमारा आता है सिक्योर्ड डेट। तो आप देखिए सर सिक्योर डेट पे है नील बटा सन्नाटा, कोई नहीं। फिर अगली बारी आती है सर हमारी अनसिक्योर्ड डेट की। तो आप जरा ध्यान करिए, अनसिक्योर्ड डेट के नाम पे मिसिस एज लोन और क्रेडिटर ये 2 जने आते हैं। ठीक हो गया? मिसिस ए का लोन है सर 20,000 का और सर क्रेडिटर का है यहाँ पे 3,000। अनसिक्योर्ड हो गया सर, आउटसाइडर। अमाउंट कितना है? 20। मोर देन दैट, मोर देन दैट कहानी खत्म सर। -20 -3 दोनों की पेमेंट खत्म। स्टिल वी हैव 5,000 इन ओवरहैंड। तो यानी सिक्योर्ड इसमें था ही नहीं। तो यानी यहां कहानी क्या शुरू? पहले हमने अनसिक्योर्ड की पेमेंट यहां कर दी सर, पेमेंट खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे कितना अमाउंट बचा सर हमारे पास? 5,000। अब आती है अनसिक्योर्ड के बाद पार्टनर्स की लोन। चलिए पार्टनर्स का लोन क्या है सर? बीज लोन। बीज लोन कितने अमाउंट का सर? 10,000। क्या 10,000 है फर्म के पास? नहीं। कितना पे कर दिया सर हमने? 5,000। तो यानी 5,000 की यहाँ डेफिशिएंसी रहेगी जो फर्म के पास नहीं है। आगे बात सुनिए। तो यानी कुल मिला के सेक्शन 48 जो थ्योरी आप समझ रहे हो वो थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। तो आप सोचिए अगर आपके पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो थ्योरी के बेस पे ही सॉल्व हो रहे हैं। दैट्स सेक्शन 48।